नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है और इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। और इसके साथ ही इस प्रोग्राम से आप जुड़ भी सकते हैं और हमारी फ़ोन लाइन्स पर कॉल करके अपनी कानूनी राय भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज हम आपको रैगिंग रोकने कि कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे और हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। अगर आपका भी रैगिंग रोकने के जुड़े कानूनों पर कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपने शंकाओं का समाधान ले सकते हैं और कानूनी राय भी ले सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आपको नंबर बता देते हैं 01206127 इस नंबर पर आप कॉल करके किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी ले सकते हैं। आपको अगर रैगिंग रोकने से जुड़े कानूनों पर कोई सवाल है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। 01206127 आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी की तरफ। सर, रैगिंग की परिभाषा एंटी रैगिंग अधिनियम के अंतर्गत आखिर क्या है और इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, आमतौर पर रैगिंग की जो परिभाषा है, रैगिंग की जो बात आप लोग अक्सर देखते हैं या आम आदमी देखता है, टीवी में देखता है या कहीं और देखता है कि एक सीनियर छात्र जो है वो जूनियर छात्र के साथ कुछ मजाक कर रहे हैं या कुछ और किसी तरह से कुछ उनको जब नए साल में आते हैं तो किसी तरीके से कुछ और उनका मजाक उड़ाते हैं या कुछ और करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक छोटी बात है, लेकिन अगर रैगिंग की हम बात करते हैं, रैगिंग के बहुत सारे ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें शारीरिक रूप से, न केवल शारीरिक रूप से लेकिन मानसिक रूप से लोग या स्टूडेंट इतने प्रताड़ित हो गए तो उन स्टूडेंट से आत्महत्या तक भी कर ली है और रैगिंग के दौरान जो करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या की। तो ऐसी स्थिति में अगर जो रैगिंग की परिभाषा और रैगिंग की हम बात को देखते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्थिति होती है। इसमें केवल शारीरिक रूप से नहीं होती बल्कि शारीरिक, मानसिक और कोई भी ऐसी जो सेक्सुअल है या कोई और स्थिति है जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जो है वो जब नया स्टूडेंट है, जूनियर है या फ्रेशर है या कोई और स्टूडेंट भी है, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है कि उसका शारीरिक या मानसिक या इमोशनली उसका शोषण होता है, तो वो सारी की सारी जो परिभाषा, सारी जो क्रिया है वो रैगिंग के अंदर मानी जाती है, जो इस समय अपने आप में बहुत हमारे देश में भी और हमारे देश के अलावा और देशों के अंदर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर हमेशा सरकार पहले की अपेक्षा बहुत सख्त हो चुकी है। जी सर, और भारत में रैगिंग को रोकने के लिए बनाए गए मुख्य कानून और अधिनियम आखिर कौन कौन से हैं? देखिए, जब हम रैगिंग की बात करते हैं, रैगिंग में जो सबसे पहले जो कानून की हम बात करते हैं, सबसे पहले एक्ट की बात करते हैं, तो वो तो जो हमारा इंडियन पीनल कोड जो अब से पहले बीएनएस से पहले जो था, जो भारतीय न्याय संहिता से पहले जो इंडियन आईपीसी जो था, उसके अंदर भी जैसे मान लीजिए किसी को फिजिकली चोट पहुंचाना या जो बल है, बल का या फोर्स का यूज करना या किसी को धमकी देना या हरासमेंट करना या ब्लैकमेल करना, ये पहले से ऑलरेडी हमारे यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में इनको स्वीकार किया है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर इस तरह के कार्य करता है, चाहे वो छात्र है छात्र नहीं है, तो वो सारी ऑफेंसेस लगती है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, इसके अलावा जो यूजीसी है, यूजीसी के जो हम नियम देखते हैं, रेगुलेशन देखते हैं, 2009 के अंदर जो रैगिंग है उसको बहुत विशेष रूप से जो परिभाषित किया गया है, उसकी परिभाषा को बहुत विस्तृत किया गया है। इसमें शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और जो सेक्सुअल है और उसकी तरह का जो प्रभाव है, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, अपने आप में कोई बहुत ही बड़ा कानून है, बहुत बड़ा नियम है, जिसके अंदर रैगिंग को पूर्ण रूप से एबॉलिश करने की तरफ कोशिश की गई है। न केवल कोशिश की गई बल्कि कोशिश ये की गई है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको ये जिम्मेदारी दी जाए, न केवल जिम्मेदारी बल्कि उनके अंदर अवेयरनेस भी हो कि वो रैगिंग को आगे ना बढ़ाए या रैगिंग को रोके या रैगिंग को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें। इसके अलावा और कुछ जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स ने भी रैगिंग के ऊपर कुछ अपने नियम हैं, उनके ऊपर नियम कानून बनाए हैं। इसमें हर एक अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये कानून है, इसमें जो स्पेशली महिलाओं को लेके
और SC/ST कम्युनिटी को लेके जो ये मामले होते हैं उनको और सख्ती बरतने के आदेश दिए गए। जी, अगर सर रैगिंग के मामलों की जांच की बात की जाए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, तो जांच के लिए किस प्रकार की शिकायत समिति या फिर प्राधिकरण का गठन किया जाता है इसमें? देखिए, कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर एंटी रैगिंग जो कमेटी होती है या एंटी रैगिंग स्क्वाड होता है, उसको स्पेशली सामान्य तौर पर बनाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रैगिंग कर रहा है या इसको पता लगाने के लिए कि किसी व्यक्ति पर झूठा रैगिंग का इल्ज़ाम तो नहीं लगा दिया गया, तो सामान्य तौर पर इन हाउस कमेटियाँ होती हैं। इन हाउस कमेटीज़ कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर होती हैं, जो इन मामलों की जाँच करती हैं और अगर मान लो कोई व्यक्ति उसके अंदर दोषी पाया जाता है, तो कानून के हिसाब से जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का सख्ती से इस्तेमाल किया जाता है। और इससे पहले तो ये ऑब्लिगेटरी थी कि कोई अपनी कमेटी बनाता था या नहीं बनाता था, लेकिन जब से जो यूजीसी का विनियमन 2009 आया है, उसके अंदर कंपलसरी जो एंटी रैगिंग कमेटियाँ होती हैं, उनको बनाया जाता है और उन कमेटियों का जो काम होता है, वो ना केवल जो व्यक्ति रैगिंग करता है, रैगिंग से संबंधित जो कार्य करता है, उनको पकड़ना होता है या उनके खिलाफ कार्य करना होता है, बल्कि इसके अलावा एक अवेयरनेस भी फैलानी होती है कि जो व्यक्ति रैगिंग कर रहा है, जो व्यक्ति अगर नए बच्चे जो आ रहे हैं, नए बच्चे उसके अंदर एनरोल हो रहे हैं और जो पुराने बच्चे उसके अंदर हैं, तो दोनों को ये बताया जाए कि रैगिंग का जो अपने आप में अपराध है कितना गंभीर है। क्योंकि एक तरफ जहाँ नया जो बच्चा है, वो नया बच्चा जो है रैगिंग का शिकार होता है, प्रताड़ित होता है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पुराने स्टूडेंट ने रैगिंग कर दी है, तो वो भी नए नियमों के चलते उसके बहुत सारे जो कैरियर है, ये सब चीज़ें हैं, वो स्टिक पे लग जाती है। दोनों स्थिति में जो है रैगिंग के मामले को कम्पीट करने की और उसको उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है कि ऐसे मामले ना हो, और अगर होते हैं तो बहुत टाइमली उनकी रिपोर्टिंग हो और काउंसलिंग करके या उसके बाद जुर्माना लगा के और बहुत सारे तरीकों से जो है उसमें लोगों को दंडित किया जाए और रैगिंग को रोका जाए। जी सर, और जहाँ तक आपने बात कही कि छात्रों को भी इसको लेकर के अवेयर करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की कितनी जिम्मेदारी बनती है रैगिंग को रोकने के लिए? नहीं, उस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा जो क्रम है, मैंने आपको बताया, वो अब मैंडेटरी, वो अब ऑब्लिगेटरी नहीं रहा कि भाई कोई इच्छा से कोई कॉलेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब वो मैंडेटरी हो गया। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एडवांस में एक एफिडेविट है जो कि उस स्टूडेंट का जमा किया जाता है, एक एफिडेविट पेरेंट्स का जमा किया जाता है कि अगर ये बच्चा वो एफिडेविट देता है कि मैं किसी भी हालत में इस इंस्टीट्यूट के अंदर कोई रैगिंग नहीं करूँगा, पेरेंट्स की जिम्मेदारी दी जाती है। तो एक तरह से जब ये चीज़ ये शुरुआत की जाती है कि हाँ, उनको अंडरटेकिंग देना है, उनको एफिडेविट देना है, पेरेंट्स को बताना है, तो पेरेंट्स भी गाइड करते हैं अपने बच्चे को कि अगर आप एफिडेविट दे रहे हैं उसका मतलब क्या है, यानी कितना गंभीर मामला है। और उसके अलावा जो और मतलब जो फैसिलिटीज होती हैं और जो मंच होते हैं, उन मंचों से जब शुरू में रिफ्रेशमेंट हो, जब शुरू में फर्स्ट डे क्लासेस लगती हैं जी। या मान लीजिए इंट्रोडक्शन क्लासेस का होता है, तब स्पेशली बताया जाता है रैगिंग के लिए। इसके अलावा लगातार स्क्वाड कोशिश करता है कि रैगिंग कहीं ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने आप में कोशिश की जाती है कि रैगिंग से संबंधित जो मामले हैं वो ना हो, और जो अगर होते भी हैं, अगर दिख भी रहे हैं, तो उसकी शुरू से और टाइम में रिपोर्टिंग हो, जिससे कि जो रैगिंग होने वाले व्यक्ति जो है उनको न्याय मिल सके। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर रैगिंग के आरोपों के सिद्ध होने की बात की जाए तो एंटी रैगिंग अधिनियम के अंतर्गत छात्र पर रैगिंग आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो इस पर आखिर क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं? देखिए, अगर किसी भी छात्र के ऊपर ये साबित होता है कि एंटी रैगिंग, उसने रैगिंग की है, तो बहुत सारे नियम कानून जो यूजीसी द्वारा, कॉलेज द्वारा जो लागू होते हैं, वो उस व्यक्ति पे होते हैं। उस व्यक्ति को सबसे पहले जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो उसको किसी एक खास सेमेस्टर से या इवन पूरा जो उसका कोर्स है, उस कोर्स से उसको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है। और उसके अलावा और उसका मतलब उसको और ऐसे सोशल बाइंडिंग या ड्यूटी दी जा सकती है। यानी किसी तरह से जो रैगिंग का जो इशू है उसको आप समझिए, उसको हम एक आपराधिक भावना से ना देखकर उसको काउंसलिंग वाली भावना से देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अगर जो व्यक्ति रैगिंग कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट होता है, तो समझाने के इस तरीके से उसको उस पे उसको पनिश किया जाए या इस तरीके से उसको समझाया जाए, काउंसलिंग किया जाए या उसको दंड ऐसा दिया जाए जिससे कि उसका कैरियर में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और
जो व्यक्ति है वो अपने आचरण को सुधार ले। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर रैगिंग के मामले के अंदर अगर रैगिंग हो रही है और उस मामलों में अगर आईपीसी से रिलेटेड या पेनल लॉ से रिलेटेड कोई भी अपराध होता है, यानी किसी को अगर शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो आईपीसी के पेनल जो एफआईआर है वो दर्ज होगी, उसमें अगर सजा का प्रोविजन है वो होगा। अगर कोई भी सेक्सुअल अटेम्प्ट या ऑफेंस होता है तो वो अलग से होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि अगर आप रैगिंग कर रहे हैं या मान लीजिए स्टूडेंट है और आपने किसी सेक्सुअली हरास किसी को किया है या मान लीजिए फिजिकली असॉल्ट किया है, तो क्योंकि आप स्टूडेंट है और रैगिंग कर रहे थे इसलिए आपने असॉल्ट कर दिया तो आप बच जाएंगे। वो रैगिंग का अलग मामला है और आईपी से रिलेटेड जो मामले हैं वो अलग है। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है या कुछ, या मान लीजिए आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है या किसी को धमकी दी है या कुछ और किया है या मान लो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या हरासमेंट किया है, तो वो कानूनी जो पैनल है वो अलग तरीके से जो है वर्कआउट होकर काम करता है। जी सर, और अभी अगर शारीरिक शोषण की बात की जाए तो रैगिंग क्या खाली शारीरिक शोषण तक ही सीमित है? मानसिक, सामाजिक या यौन उत्पीड़न भी उसमें शामिल होता है। हालांकि इनके मामले में अधिनियम कैसे, किस तरह से अधिनियम में ये मामले शामिल किए गए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जो जैसे हम लोग सभी लोग कहते हैं कि शरीर की चोट जो होती है वो थोड़े दिन में फट जाती है, जी। लेकिन मन की जो चोट होती है जो आत्मा पे लगती है बहुत दिन तक चलती है। तो हमने पिछले समय में देखा स्टूडेंट्स रोहित का जो जिस तरीके से उसने आत्महत्या करनी पड़ी, जो वो हालात जब उसके सामने आए केस के अंदर, तो कौन से हालात थे। अगर कोई व्यक्ति SC ST कम्युनिटी का है, उसको किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग इस तरीके से मानसिक रूप में प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो गया कि उसने आत्महत्या तक कर ली, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस को, या मान लीजिए उनको अगर मान लीजिए कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है तो सेक्सुअल ऑफेंस को बहुत गंभीरता से अथॉरिटीज जो होती है लेती है कि भाई उसको बख्शने की कोशिश नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से ना केवल एक स्टूडेंट बल्कि जो करने वाला वो भी स्टूडेंट, वो उसके बाद जो संस्थान है, एक प्रक्रिया, एक समाज, ये सभी जो है दूषित होते हैं। अगर एक स्टूडेंट जो आज स्टूडेंट है उसको अगर इस तरह से जो गैर इलीगल वर्क है, इलीगल एक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा या एक समय से अगर लगता है कि उनको सजा देकर ही न्याय हो सकता है तो सजा नहीं दी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो आज स्टूडेंट है जो कल के नागरिक बनेंगे, जो कल हम उसको उम्मीद करेंगे कि वो इस व्यवस्था को, हमारे समाज को चलाएं, तो किस तरह चला पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सख्ती से निपटा जाता है और विशेष तौर पे जो स्टूडेंट का SC ST मामले, जो स्टूडेंट का SC से रिलेटेड मामले हैं, उनको गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वो जो चोट होती है, वो जो एक तरह से मन पे जो घाव होते हैं, वो घाव बहुत लंबे समय तक चलते हैं और उनकी प्रताड़ना हमने जैसे पिछले समय में आपने भी देखा, लगातार कई केसेस ऐसे हुए हैं जो बहुत लंबे समय तक होती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे जिसमें लोग कहते हैं कि कॉलेजेस खत्म होने के बाद भी, पढ़ाई खत्म होने के बाद भी वो चीज जो है हमेशा मन पे रह जाती है। बात कर रहे हैं रैगिंग को रोकने के लिए जो कानूनी प्रावधान हैं उन पर आप भी हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी प्रकार की। अगर आपको सलाह चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। सर, हम बात कर रहे थे अभी रैगिंग में जो छात्र पीड़ित होते हैं और पीड़ित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, तो किस तरह की मनोस्थिति होती है उन बच्चों की और उनकी काउंसलिंग को लेकर के? क्या सिर्फ कॉलेज प्रशासन ही करता है या UGC में भी कुछ प्रावधान है इस पर? देखिए, इससे हालांकि 2009 का जो वो आया था, एक लॉ आया था, एक नियम आया था, उस नियम से पहले भी जो कॉलेजेस थे और यूनिवर्सिटीज थे, उनके जो टीचर्स, प्रिंसिपल जो है वो कोशिश किया करते थे कि भाई एक रैगिंग जो है वो ना हो, रैगिंग को हतोत्साहित किया जा सके। लेकिन जब से ये नियम आ गया है तो उसके अंदर एक कंपल्सरी हो गया, कंपल्शन हो गया है। जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स को ये जागरूक करें कि वो रैगिंग को रोके और रैगिंग होने ना दें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है जब स्टूडेंट कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है और वो अपना जो अपना फॉर्म भरता है, तो उसमें सबसे पहले तो उसको अंडरटेकिंग देना पड़ता है, उसको एफिडेविट देना पड़ता है। सब उसकी शुरुआत उसकी ट्रेनिंग
वहीं से चालू हो जाती है बताने के लिए कि रैगिंग जैसे अपराध को आपको नहीं करना। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक अंडरटेकिंग जो पेरेंट्स का भी होता है, जो पेरेंट्स को भी, क्योंकि बहुत सारे जो 12th के बाद के जो कॉलेजेस होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एज जो है वो 18 से कम होती है। तो ऐसी स्थिति में कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उनके पेरेंट्स से एफिडेविट ले लिया जाता है कि अगर उनके बच्चा रैगिंग में लिप्त पाया गया तो उसके बच्चे को उस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे मामले जैसे आपने बताया, और हम भी जानते हैं ऐसे बहुत सारे मामले पिछले भूतकाल में हुए जिसमें जो रैगिंग होने से बच्चों की जो मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा प्रताड़ित हो गई है, इतनी ज्यादा मतलब उसकी लॉन्गेविटी हो गई है। वो मैंने आपको जिससे बता रहा था, ऐसा नहीं है कि वो केवल कॉलेज के दिनों तक रहती है। कई बार ऐसी जो प्रताड़ना होती है वो बहुत लंबे समय तक उनके जीवन में रह जाती है और उनका मानसिक रूप से कई बार ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या मानसिक रूप से जो उनका विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ये सारे कारण है जो रैगिंग के द्वारा होते हैं। और बहुत बार जैसे हम देखते हैं कि रैगिंग के चलते अब शारीरिक अपराध हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, शारीरिक क्षति हो जाती है, या सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉलेजेस हैं और जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, सबकी जिम्मेदारी है सम्मिलित रूप से कि रैगिंग जैसे अपराध को रोकने की कोशिश करें। और किसी भी जगह अगर मान लीजिए ये रैगिंग से संबंधित अपराध सामने आता है तो पर्टिकुलरली विद इन टाइम जो है उसकी रिपोर्टिंग करें। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं अथॉरिटीज के पास वो बात जाती है तो निश्चित रूप से जो है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उस पर लगाम। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि छात्र जिस तरह की मनस्थिति से गुजरते हैं रैगिंग के बाद, और उनकी क्षति भी होती है, शारीरिक क्षति भी होती है और मानसिक क्षति भी होती है, जिसमें उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर बात करेंगे छात्रों की मृत्यु की या इस तरह की क्षति की, क्या इसको लेकर के किसी तरह का कॉम्पनसेशन का प्रावधान रखा गया है कॉलेज की तरफ से, या फिर कोर्ट किस तरह से इसको आगे ले जाती है या किस नज़र से देखती है? देखिए, कंपनसेशन जो है एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ जो है, जो पैनल कोर्ट है, पैनल कोर्ट में जो विक्टिम कंपनसेशन एक स्कीम होती है। अगर मान लीजिए किसी छात्र ने किसी दूसरे छात्र को, वो छात्र ना रह के एक अपराधी है और एक विक्टिम है, अगर किसी व्यक्ति दूसरे छात्र को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या जो सेक्सुअली अगर हरास किया है तो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के अंदर उनको जो कंपनसेशन है देने का प्रोविजन ऑफ लॉ में है। वो लॉ में प्रोविजन है, वो कोर्ट द्वारा जो है उनको विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में उनको वो कंपनसेशन मिल सकता है। इसके अलावा जो अगर कोई इंडियन पैनल का कोई केस बनता है तो उसके बाद भी कंपनसेशन के रूप में जो कोर्ट कंसर्न होती है, ट्रायल कोर्ट जो होता है, अगर उनको वाजिब लगता है तो एक पेनल्टी भी लगा सकती है और मुआवजा भी जो है उनको दिया जा सकता है। तो इन सारों में ये सारे प्रोविजंस है जिनके अंदर जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन मिल सकता है। जी सर, और अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात करें यानी यूजीसी की बात करें, तो यूजीसी के द्वारा आगे रैगिंग के खिलाफ कौन कौन से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? वो देखिए, जो जरूरी दिशा निर्देशों सबसे पहला काम तो ये है कि अगर जो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे जो प्रतिष्ठान है जहाँ पर रैगिंग हो रही है उनको सख्ती से निपटा जाए और इसको रैगिंग को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश की जाए। और अगर ऐसा स्थिति होती है कि कोई स्टूडेंट्स या इवन अगर मान लीजिए कोई कॉलेज भी जो है, अगर वो उन रैगिंग के मामलों को गंभीरता नहीं दिखा रहा, गंभीर नहीं हो रहा, उनको नहीं रोक रहा, तो यूजीसी के पास ये अधिकार है कि उस कॉलेज की मान्यता को भी समाप्त कर सकते हैं। एक सामूहिक दंड की प्रक्रिया होती है, जिसे मान लीजिए बहुत से लोग एक सेमेस्टर के सीनियर लोग जो है वो रैगिंग कर रहे हैं, तो पूरे सेमेस्टर को एक दंड के रूप में सेमेस्टर कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि सामूहिक रूप से करने पर क्या होता है, जो बाकी लोग होते हैं वो दबाव बनाते हैं उन व्यक्ति के ऊपर जो लोग रैगिंग कर रहे हैं कि भाई आप इस काम को ना कर सकें, ना करें। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट की मान्यता को रद्द कर सकते हैं या कानूनी कार्रवाई में उनको सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या जो सेमेस्टर है उस सेमेस्टर से उनको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है। अब ये रेस्ट्रिकेशन जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है वो ना केवल स्टूडेंट्स के लिए है, वो गाइडलाइन में स्टूडेंट्स के लिए होने के साथ साथ कॉलेजेस के ऊपर भी, यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी समितियां बनाए, वो ऐसे मोर्चे बनाए जो देखें कि कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, ना केवल कॉलेज के बाउंड्री के अंदर, कॉलेज के बाउंड्री के बाहर भी, आसपास भी
अगर जैसे मान लिया हॉस्टल या कहीं और जगह है, अगर उनको दिखता है कि कहीं पर रैगिंग हो रही है, तो वो निश्चित रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है उसको करें। और अगर उनको लगता है उनके जुडिशन से बाहर है, तो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है वो उसको तुरंत इतला करें। तो जी ऐसी सर, स्थिति में जो और अपराध है उनको रोका जा सकता है। जी सर बिल्कुल। और चलते चलते एक छोटा सा सवाल लेंगे आपसे कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्राचार्य या डीन होते हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी बनती है, और दूसरी चीज है कि अगर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगातार बार बार रैगिंग के केसेस आ रहे हैं तो क्या उनके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम जानते हैं कि जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ भेज देता है, तो वहाँ का जो ज़िम्मेदारी जो होती है, वो वहाँ के सबसे पहले डीन या प्रिंसिपल की होती है और उसके बाद वहाँ के टीचर्स की होती है। अगर कोई डीन या प्रिंसिपल जो है, वो टाइमली एंटी रैगिंग जो कमेटियाँ हैं, वो नहीं बना रहा है या वो दस्ते नहीं बना रहा है, उनकी जाँच नहीं कर रहा है, समय से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी यूजीसी के तहत जो कार्रवाई होती है और उस जो प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाता है। और इवन यूजीसी उस कॉलेज की जो मान्यता है, मान्यता भी जो है रद्द कर सकता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है। जी तो इस सर। मामले का जो कार्रवाई है, ना केवल स्टूडेंट पे बल्कि उन टीचर्स के ऊपर भी या कॉलेज के जो प्रिंसिपल या डीन है उनके ऊपर भी हो सकती है। जी सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और उनके डीन और प्राचार्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी छात्रों की बनती है रैगिंग की तरफ जागरूक करने के लिए, और कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है छात्रों को जागरूक रखने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हम धन्यवाद करते हैं हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी का, जिन्होंने सभी जानकारियां हमसे साझा की हैं। और आप और भी खबरों और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए APN न्यूज़ पर। नमस्कार।